नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश ग्रहों की टेढ़ी चाल और दुनिया में भूचाल, इसमें आपका स्वागत है। ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष के साथ जब विज्ञान लगता है तो जो आलोचक हैं वो चौंकते हैं और कहते हैं कि ये ज्योतिष को मान्यता देने का एक प्रयास है। ऐसा बिल्कुल नहीं। ज्योतिष निश्चित तौर पर एक विज्ञान है और विज्ञान इस दृष्टि से है, देखिए दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जब पथभ्रष्ट होती हैं या नैतिकता के मार्ग से अलग हटती हैं तो उन पर प्रश्न उठते हैं। कमोबेश ज्योतिष के साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि इसमें तो बहुत शक्ति है और यही वजह है कि कुछ ऐसी घटनाएं जब घटती चली गईं, जहां धन केंद्रित व्यवस्था सामने आ गई और विज्ञान और ज्योतिष पीछे छूट गया, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, जो स्वाभाविक भी था, कि ज्योतिष नहीं, ये तो एक बरगलाने की विधा है। हमारे साथ आज जो विद्वान व्यक्तित्व हैं, मैं उनको सिर्फ ज्योतिष कहकर परिचय नहीं करा सकता उनका, बल्कि मैं उनको लाइफ गुरु कहूँगा। वो जीवन को समग्रता से देखते हैं और अभी आपके पास आने के पहले हम स्टूडियो में थे तो मैंने उनसे पूछा, 85 वर्ष से अधिक की उनकी उम्र है, 86 वर्ष में वो 31 मार्च के बाद कदम रख देंगे, फिट हैं एकदम। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रसन्नता उनकी चिर संगी है। मैंने जब उनसे पूछा कि निराशा के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है, तो उन्होंने कहा, हमने कभी निराशा से दोस्ती नहीं की सर जी। 64 वर्ष से वो ज्योतिष विज्ञान के एक विनम्र विद्यार्थी हैं। दुनिया के अनेक देशों की यात्राएं की हैं, महत्वपूर्ण लोगों से मिले हैं और अपनी ज्योतिष विद्या या विज्ञान के जरिए उन्होंने हजारों लोगों को चमत्कृत किया है, जिसमें महत्वपूर्ण लोग भी हैं जो आज कहीं किसी राज्य के प्रमुख हैं, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं, खिलाड़ी हैं, न जाने कितने लोग हैं। बहुत अपने बुंदेलखंड के निवासी हैं, सागर के, और बहुत प्यार करते हैं। और जैसे बछड़ा अपनी माँ के पास दौड़ कर जाता है, वैसे वो दुनिया भर का भ्रमण कर आए, लेकिन सागर और बुंदेलखंड उनकी रग में ऐसा बसा है कि दौड़ कर वो पहुंच जाते हैं अपने बुंदेलखंड में, अपने सागर से। तो मुलाकात करिए, हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य, लाइफ गुरु, दार्शनिक, विद्वान, सनातन के विशेषज्ञ श्री पीएन भट्ट जी। बहुत प्रणाम कर रहा हूं आपको। आज जो हमने विषय लिया है ग्रहों की टेढ़ी चाल और दुनिया में भूचाल, तो कैसे देखते हैं आप? पिशाच ग्रह भी बनने की बात समझ में आ रही है। अभी हम कुंडलियां भी दिखाएंगे आपको स्क्रीन पर, जो दुनिया के प्रमुख नेता हैं, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हैं। पहले तो यही मुझे समझाइए कि ये क्या पिशाच ग्रह, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे डरने की ज़रूरत है, या एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ज्योतिष विज्ञान की? जी नहीं, पिशाच योग जो बनता है वो मूलतः शनि और राहु के हिसाब से बनता है। जी। अगर शनि और राहु की युति किसी एक भवन में है तो पिशाच योग बनेगा। जी। सौभाग्य समझे या दुर्भाग्य समझे। सौभाग्य इसलिए कि अगर दुर्घटना नहीं घटी विश्व में तो सौभाग्य हो जाएगा, और अगर कोई दुर्घटना घट गई विश्व में, युद्ध महायुद्ध हो जाए, तो उसको हम दुर्भाग्य कहेंगे। जी। मूल रूप से देखा जाए तो 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि से भ्रमण करते हुए मीन राशि में प्रवेश करेंगे। जी। वहां पर राहु विराजमान है। राहु की युति होने से जी पिशाच योग बनता है। जी। और वो पिशाच योग रहेगा 18 मई तक। 18 मई तक। जी। 18 मई को राहु मीन राशि से वक्री स्थिति में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि पिशाच योग का अर्थ है कि दुर्घटनाएं। तो हो सकता है विश्व स्तर पर, खासकर इसको अपन यूरोप के स्थल पर ले लें, यूरोप की भूमि पर ले लें, क्योंकि वहाँ युद्ध चल रहा है। जी। युद्ध की परिस्थिति क्या होगी, युद्ध की स्थितियाँ क्या बनेंगी, यह अगर हम ग्रहों के आधार पर मीमांसा करने का प्रयास करें तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि 29 मार्च से लेकर 18 मई के मध्य का समय हो सकता है रक्त रंजित हो यूरोपीय भूमि पर। ओह,
ये आप बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप कि 29 मई से लेकर 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का समय कहीं ना कहीं अगर किसी प्रोवोकेशन का समय भी रहा तो यूरोप में चुनौतियां पैदा हो सकती हैं या युद्ध के काफ़ी गंभीर हालात बन सकते हैं। जी, कुंडलियों की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करें। क्या देखते हैं आप? प्रधानमंत्री जी की कुंडली हमारे सामने है। 17/9/1950, समय 11 सुबह 11 बजे और स्थान जो है महसाना, गुजरात। कैसे देखते हैं आप विश्वंतरी जी? जी, जब से इनको महादशा भाग्येश की लगी जी, भाग्येश इनका गुरु वो है, क्या कहते हैं, शुक्र जी जी, सॉरी चंद्रमा, वृश्चिक लग्न है तो चंद्रमा इनका 10 साल की महादशा इनको मिली। तो जो गुजरात शरीर के छोटे से प्रदेश से के मुख्यमंत्री पद से सीधे दिल्ली आ गए और 10 साल तक इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर निष्कंटक राज्य किया। जी जी, भारी बहुमत के साथ जी, यशस्वी बने और विश्व स्तर पर उनको सम्मानित भी किया जाता रहा है। अभी जो वैश्विक स्थिति आप देख रहे हैं उसमें क्या जो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री भारत के, उनकी तरफ सबकी निगाह है, तो ऐसी कुछ आपको कुंडली में दिखता है? जैसा आप बता रहे हैं कि 29 मार्च से 18 मई के बीच परिस्थितियां काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, तो उसमें प्रधानमंत्री की क्या भूमिका, भारत की क्या भूमिका आप देखते हैं? भारत की भूमिका के रूप में मुख्य रूप से देखेंगे तो भारत के नायक तो श्री मोदी जी ही हैं और उनके व्यक्तित्व के विषय में ऐसा है कि उनकी शनि का अड़ैया वृश्चिक राशि का होने के कारण 29 मार्च 2025 तक रहेगा जी। इसके बाद ग्रहों की चाल उनके फेवर में आ जाएगी जो विगत की अपेक्षा जी, जी। और उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान होगा। और यदि हम सामान्य भाषा में कहें या ज्योतिष की भाषा में कहें या ग्रहों की स्थिति के आधार पर उसकी व्याख्या करें तो उसका अर्थ होगा कि 29 मार्च के बाद उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। जी जी जी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। हम देख लेते हैं जो दुनिया के समय सबसे चर्चित और ताकतवर राजनेता हैं ट्रम्प साहब, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उनकी कुंडली की तरफ हम चलते हैं। ये रही कुंडली उनकी 14/6/1946 और समय सुबह 10:54 और स्थान है न्यूयॉर्क। क्या देखते हैं आप? क्योंकि इनकी जो बातें हैं इस समय दुनिया में सबसे चर्चा में हैं और माना ये जा रहा है कि ट्रम्प साहब चाहें तो युद्ध रोक भी सकते हैं और युद्ध करा भी सकते हैं। जी नहीं, मूल रूप से जब हम ट्रम्प साहब की बात करेंगे तो मूल रूप से उनकी कुंडली का एक अर्थ है कि वो काल सर्पयोग वाली कुंडली है। अच्छा अच्छा, जी जी। काल सर्पयोग की कुंडली अगर हम विगत से देखें प्राचीन मुख्य रूप से जो किरदार रहे हैं विश्व के उसमें सबसे पहला किरदार रहा भगवान गौतम बुद्ध का। उनकी भी काल सर्पयोग था की कुंडली थी जी। फिर हम आचार्य चाणक्य को लें, वह भी काल सर्पयोग वाले थे जी। फिर आदि गुरु शंकराचार्य को लेंगे, उनकी कुंडली भी काल सर्पयोग वाली थी जी। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को लें, उनकी भी कुंडली काल सर्पयोग की थी। फिर आदि गुरु शंकराचार्य की भी कुंडली काल सर्पयोग की थी जी। धीरू भाई अंबानी की भी काल सर्पयोग की कुंडली रही और वर्तमान में अनेक ऐसे राजपुरुष हैं जिनकी काल सर्पयोग की कुंडलियां हैं जो मध्य प्रदेश में भी ऐसे व्यक्तित्व हैं, IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं, बड़े आदमी हैं, बड़े उद्योगपति हैं भारत में, मध्य प्रदेश में, उनकी कुंडलियां भी काल सर्पयोग से प्रभावित। तो ये काल सर्पयोग को लेकर अधिकतर तनाव और डराने की बात ज़्यादा सामने आती है, लेकिन मैंने आपके मुख से कई बार सुना है कि काल सर्पयोग तो बहुत लाभकारी भी होता है। क्या इज इट ट्रू सर? हाँ, यह सत्य है। काल सर्पयोग जो है 108 प्रकार का होता है काल सर्पयोग जी। 108 प्रकार के काल सर्पयोग में कुछ काल सर्पयोग ठीक नहीं होते जी जी, मगर वहाँ एक गणितीय बारीकी अलग है। गणितीय बारीकी क्या होती है कि काल सर्पयोग के साथ अगर किसी को भाग्येश की महादशा हो, लाभेश की महादशा हो, पंचमेश की महादशा हो तो उसका निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत होती है और वह काल सर्पयोग एक सामान्य से लेकर रंक से राजा से महाराजा बना देता है। तो ये ट्रम्प साहब का कैसा लगता है आपको? कुंडली में ये है कि वर्तमान में काल सर्पयोग जो बन रहा है वो 18 मई से 6 जून के बीच में बन रहा है। अच्छा 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 जी, गोचर में जी। इस पीरियड में
जी ट्रम्प साहब जी कुछ भी कर सकते हैं, ओहो समझौता भी करवा सकते हैं या समझौता के प्रयास करने में सफल भी हो सकते हैं और विफल भी हो सकते हैं, दोनों स्थिति है। जी 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 ट्रम्प साहब की क्योंकि जन्म लग्न जो है वो जी। कर्क है, कर्क है, कर्क हाँ। एक जल राशि कहलाती है, जल की तरह प्रभावित होते हैं। जी तो ये नीति रीतियों को अपने राष्ट्र के अनुकूल बनाने के लिए जी। कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। जी निर्णय लेने की क्षमता इसमें अद्भुत है, क्योंकि कालसर्प योग का धनी बहुत बुद्धिमान, बहुत विवेकमान और बहुत दूरदर्शी होता है। तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जी। हमें अपेक्षा है, हम ऐसा विश्वास रखते हैं जी। कि प्रधानमंत्री जी हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जो है मोदी जी जी उनके माध्यम से ट्रम्प साहब की जुगल जोड़ी जी या राजनीतिक परामर्श एक दूसरे के द्वारा होगा, जी, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए काफी लाभदायक उपयोगी। होगा। जी चलिए अब हम पुतिन साहब की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये भी हमने बहुत महत्वपूर्ण बात देखी है कि ट्रम्प और पुतिन साहब की बड़ी गहरी मित्रता, यानी अमेरिका और रूस की मित्रता, ये तो ऐसा माना जाता है कि बिल्कुल उलट कहानी है। क्योंकि ऐसा भी कहा गया, अभी जो खबर आई है और बड़ी चौंकाने वाली इस मायने में है कि इनकी मित्रता भी दिखाती है कि जब गोली चली थी अमेरिकन इलेक्शन के पहले, तो तुरंत पुतिन साहब एक चर्च में गए और उन्होंने ट्रम्प साहब के लिए बहुत भावुक होकर प्रार्थना की। और ये बात जब ट्रम्प को पता चली तो वो भी बहुत भावुक हुए। तो इन दोनों की बहुत गहरी मित्रता है। ये किस तरह का योग बन रहा है? आप व्लादिमीर पुतिन की कुंडली सामने देख रहे हैं आप जी। ऐसा है कि ट्रम्प साहब की कुंडली की लग्न जो है जी वो कर्क लग्न है, कर्क लग्न जल जी, प्रधान है। जी। और इनकी कुंडली की लग्न जो तुला लग्न है पुतिन साहब वो है जी। वायु तत्व प्रधान है। अच्छा तो जल तत्व वायु तत्व का मिश्रण होता है, मैत्री होती है अच्छा ज्योतिष शास्त्रों में। जी। दूसरी चीज यह स्वयं के वृष राशि के स्वामी है। तो वृष राशि का स्वामी क्या होता है? शुक्र अच्छा चिंतन करने वाला होता है जी। आप देखिए कि उनकी कुंडली के आधार पर वह कितना धैर्य बांधे हैं कि फरवरी 2023 से शायद 22 है मेरे ख्याल में, जी हाँ जी हाँ जी। फरवरी 22 से फरवरी 22 इतने 32 देश उनके विरुद्ध में लड़ रहे हैं। उसके बाद भी उन्हें अणु शक्ति या परमाणु शक्ति का उपयोग नहीं किया और हर स्तर पर लड़ने के लिए शांति प्रियता के साथ आगे बढ़ते रहे। उन्हें बहुत दिक्कतें आई हैं, मगर यह बात सत्य है कि ट्रम्प साहब का कुछ इनके साथ अनुराग में संबंध तो है ही, इसको नहीं भुलाया जा सकता जी। नहीं तो स्थिति ज्यादा प्रतिकूल हो सकती थी जी जी महायुद्ध की संभावनाओं के रूप में। वाह बहुत सुंदर। अब जब पुतिन साहब की बात हुई तो जेलेंस्की साहब को कैसे भूल सकते हैं? व्लादिमीर जेलेंस्की, चलिए, जो बड़ी टक्कर लेते रहे हैं यूक्रेन और जिनके साथ, जैसा भट्ट साहब ने कहा कि उनके साथ अमेरिका को छोड़कर दुनिया का हर ताकतवर देश यूक्रेन के साथ खड़ा है। तो ये आप देख रहे हैं व्लादिमीर जेलेंस्की की कुंडली है, 25/1/1978, युवा हैं, दोपहर 2 बजे का समय है और यूक्रेन का इनका क्रिरिख, मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पाऊंगा, क्रेवियरिख करके कोई जगह है जहां इनका जन्म है। कैसे देखते हैं आप इनकी कुंडली को? जेलेंस्की बड़ी टक्कर ले रहे हैं, ये तो दुनिया के सामने बिल्कुल रूस के विरुद्ध खड़े हुए हैं जी। नहीं, मिथुन लग्न भी जी। वही लग्न है जो वायु तत्व की है। जैसा अवसर देखते हैं वैसे बह जाते हैं मगर चंद्र मंगल की युति भी है जी। और कर्क राशि है। 29 मार्च तक कर्क राशि पर शनि का ढैया चल रहा है। यानी आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो ज्योतिष के रूप में कि 29 मार्च के बाद जो स्थितियां बदलेंगी जी, वह ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है और ज्यादा अनुकूल हो सकती है जी। हो सकता है कि 29 के बाद समझौते की स्थिति बन जाए और हो सकता है कि 29 के बाद ज्यादा संघर्ष की स्थिति भी बन सकती है जी। एक थोड़ा अलग हट के सवाल कर रहा हूँ, उसके बाद हम फ्रांस के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं उनकी तरफ भी चलेंगे और फिर ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ भी चलेंगे। अब व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है या उसका आप ये कहिए कि उसके चरित्र की जो शक्ति है, उसको हम कुंडली के किस भाव से देखते हैं? किस भाव से हम ये परखते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है? किसी भी व्यक्तित्व को देखने के लिए ज्योतिष में बहुत स्पष्ट मीमांसा दी गई है कि लग्न के माध्यम से आप व्यक्ति के नैतिक चरित्र आचरण को
और उसकी पर्सनालिटी को, उसके व्यक्तित्व को जांच सकते हैं, परख सकते हैं, पढ़ सकते हैं जी। आप देखिए कि जिनकी मेष लग्न हो, सह लग्न हो, धनु लग्न हो, यह अग्नि तत्व लग्न कहलाती है। ये मूलतः क्रोधी होती है जी। और 4 लग्न हो, कर्क लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो जी, और आपकी मीन लग्न हो, ये तीनों राशि जल तत्व वाली हैं। आप थोड़ी देर को देखिए कि जल तत्व होने के कारण से भी कई बार मित्रताओं के समीकरण बदल जाते हैं, शत्रुताएं मित्रता में परिवर्तित होती देखी गई हैं जी। नंबर 3 वायु तत्व। वायु तत्व बहुत खतरनाक होता है। वायु में व्यक्ति में वैचारिक स्थिरता नहीं आती है। इसमें जो लग्न रहती हैं वो 3 होती हैं, यानी मिथुन लग्न होती है, तुला लग्न होती है और कुंभ लग्न होती है। इन 3 लग्नों के जातक अगर हैं तो वायु तत्व वाले हैं, वो कभी भी कुछ सोच सकते हैं, कोई भी निर्णय कर सकते हैं और उन निर्णयों में गलती भी हो सकती है, उसका खामियाजा व्यक्ति भी भोग सकते हैं। और आते आप इन्हीं को ले लीजिए, जैलेक्सी साहब को, इनकी वायु तत्व है, इन्होंने पूरे यूक्रेन का सत्यानाश करवा दिया। ठीक बात है। आप सोचिए कि यानी यूरोप का सबसे बड़ा राष्ट्र है वो, सबसे बड़ा क्षेत्र में, आप रसिया को छोड़ दीजिए जी, बाकी यूरोप में कोई बड़ा देश नहीं है इससे बड़ा। इतने बड़े देश को हाहाकार की स्थिति में पहुंचा दिया। बिल्कुल तो उनने जो भावनात्मक रूप से उड़ान भरे कि ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, इसी स्थिति में क्या हुआ कि देश को नष्ट कर दिया। और अब अगर विश्व की स्थिति, विश्व युद्ध की स्थिति पर ले गए तो निश्चित रूप से उससे पूरे विश्व में त्राही त्राही हाहाकार मच जाएगा। अच्छा, यहाँ एक सवाल और बहुत मन में आता है भट्ट साहब की, कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है कुंडली में जो भ्रष्ट बनाता है चरित्र को? कौन सा ग्रह है जो भ्रष्ट होने पर दंड भी देता है कि आप पहले तो पतित हुए, आपने राह छोड़ी, अनैतिक हुए, आपने अपने को भी संकट में डाला, अपने देश को भी डाला, या अपने समाज को भी डाला, या परिवार को डाला, और फिर उसके बाद आपको दंड मिलना भी शुरू हुआ। तो भ्रष्ट होता है व्यक्ति कैसे और कहाँ से उसको दंड की प्रक्रिया शुरू होती है? ज्योतिष में इसकी व्याख्या बड़े उच्च स्तरीय स्तर पर की गई है जी, और उसको सर्वाष्टक वर्ग कहते हैं। अच्छा। सामान्यतः ज्योतिषी उसका उपयोग नहीं करते जी। सर्वाष्टक वर्ग अगर 11वें भाव में, जिसको आय का भाव कहते हैं, जिसको यश का भाव कहते हैं और स्वास्थ्य का भाव कहते हैं, अगर उसमें बिंदु ज्यादा हैं और 12वें भाव में, जिसको व्यय भाव भी कहते हैं, अगर उसमें बिंदु कम हैं तो व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से संपन्न होगा और भ्रष्ट नहीं होगा, और होगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। अगर भ्रष्ट होगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। जी जी जी। किंतु यदि आय भाव में कम बिंदु हैं और व्यय भाव में ज्यादा हैं तो भ्रष्ट तो होगा वो। जी 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 जी। क्योंकि व्यय स्थान है तो व्यय का स्थान मतलब यश का भी व्यय होगा, धन का भी व्यय होगा, है, और हो सकता है जेल योग बन जाए उसके लिए। बिल्कुल ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर अष्टक वर्ग के माध्यम से, सर्वाष्टक वर्ग कहते हैं, अष्टक वर्ग कहते हैं, अष्टक वर्ग के माध्यम से अगर इनकम हाउस में 11वें भवन में बिंदु अधिक हैं और व्यय भाव में 12वें भाव में कम है तो व्यक्ति भ्रष्ट होते हुए भी, अब भ्रष्ट की परिभाषा भी अलग है। भ्रष्टाचार बनता है 5म भाव से, वो जो विवेक का हाउस है। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ अगर क्रूर ग्रह है, दुष्ट ग्रह बैठा है या नीच का ग्रह बैठा है तो वो प्रेरणा देगा कि यहाँ से कमाओ, इसको दबाओ, इसको प्रेरणा दो कि तुम फंस सकते हो, और वो डर के आदमी दे देता है। 5म भाव में अगर कोई पापक ग्रह, जिनको पाप ग्रह हो, जैसे शनि हो, मान लो मेष राशि का शनि बैठा है, जी, कर्क राशि का मंगल बैठा है, मान लो, तो जो नीच के ग्रह हो जाएंगे, पाप ग्रह भी तो है, नीच के भी हो जाएंगे, या इन पर दृष्टि है नीच की, मान लो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जरूर। या शत्रु क्षेत्री है या अति शत्रु क्षेत्री है। तो ऐसी स्थिति में उसका विवेक शून्य हो जाएगा और वह आय के उन साधनों को देखने लगेगा, ढूंढने लगेगा, खोजने लगेगा, एक प्रकार को आज की भाषा में कहीं वो रिसर्च करने लगेगा। अच्छा। कि कैसे कमाई जा सकती है। जी। अब सवाल ये है कि उसको सुरक्षित रख पाएगा कि नहीं। अगर 12वें भाव में अधिक बिंदु हैं व्यय भाव में, तो उसका धर्म का भी क्षय होता है, धन का भी क्षय होता है, पुण्य का क्षय होता है।
और अगर वहाँ नीच का ग्रह बैठा है तो जेल भी जाएगा वो आदमी। ओहो, इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण अष्टक बात वर्ग आपने- के माध्यम से हम उनकी विवेचना बारीकी ढंग से कर सकते हैं। जी जी। एक और आपके बुंदेलखंड से ही आते हैं भट्ट साहब, और इस समय यश कीर्ति के शिखर पर हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री जी उनका नाम है, बागेश्वर धाम। प्रधानमंत्री आते हैं, 1 महीने पहले की बात करूं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है कि प्रधानमंत्री के आने के 2-3 दिन बाद ही राष्ट्रपति आती हैं, और इस समय जिस तरह उनकी यश कीर्ति की पताका पूरी दुनिया में फहरा रही है, बड़ी अद्भुत है। कौन सा ऐसा प्रभाव रहता है कि जो किसी व्यक्ति को संतत्व के शीर्ष पर ले जाता है, शिखर पर ले जाता है? और हमने ये भी देखा है कि शिखर पर बैठ के कई बार डगमगा भी जाते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप भी जानते हैं और व्यूअर्स भी जानते हैं कि कितने ऐसे संत रहे जो शिखर पर रहे, और शिखर से जो ढलान की तरफ गए तो संभल ही नहीं पाए। कैसे देखते हैं आप, वो कौन सा एलिमेंट होता है जो शिखर पर ले जाता है और कई बार नीचे भी गिरा देता है? एक तो उसको सबसे पहले हम व्याख्या करेंगे कि भाग्य स्थान अगर ताकतवर है, जी जी, और भाग्य स्थान के बाद लाभ भाव ताकतवर है, वो यश का भाव भी है, लाभ अकेले धन का भाव नहीं है, वो 11th हाउस जो होता जी है, जी जी, यश का भी है और आय का भी है, और साथ में स्वास्थ्य का भी है। जी जी, अगर भाग्य से यानी 9th हाउस का लॉर्ड अगर उच्च का बैठा है तो उसकी यश दिलाएगा। जी, यश कहाँ दिलाएगा? एक महत्वपूर्ण शब्द है, वो अध्यात्म का हाउस है। भाग्य स्थान को अध्यात्म का हाउस भी कहते हैं। अध्यात्म के माध्यम से तो जितने साधु संत हैं जो बहुत यशस्वी हो गए हैं, कम उम्र में या अधिक उम्र में, जी जी, उनको वो लाभ मिला। हाँ, और क्योंकि वहाँ 11th हाउस में भी शुभ ग्रह बैठा है, मान लो, जी, या 9th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है जी, और उच्च का है, मान लो वो स्वक्षेत्री है, उच्च का है, या वर्गोत्तम है। कभी कभी वर्गोत्तम ग्रह भी उच्च के ग्रह के बराबर होते हैं जी। तो ऐसी स्थिति में उसकी यश पताका बहुत फैलाती है, चाहे भले हुआ है उतना योग्य ना हो, मगर उसका यश फैलेगा। जी, ये महत्वपूर्ण बात है। अब वहां पर एक दूसरी बात जो आपने प्रश्न किया कि कभी कभी उनको अपयश मिलता है, अपयश मिलता है जी, तो उसका एक कारण है कि अगर वो अष्टक वर्ग के बिंदु को हम फिर देखें कि अगर इनका हाउस में भले उच्च का वर्ग बैठा था, मान लो स्वक्षेत्री ग्रह था या भाग्येश होकर वहां बैठा था, मगर अगर व्यय भाव में नीच का ग्रह बैठा है, कोई अधिक बिंदुओं के साथ बैठा है वो अष्टक वर्ग की, तो निश्चित रूप से उसका पतन भी होगा। ओहो, ये भी पता अब चल जैसे सकता उसके लिए आप उदाहरण दे सकते हैं, जैसे आसाराम बापू जी जी, कि इतने 5 करोड़ से ज्यादा यश उनके शिष्य थे, हाँ, फोटो लगी रहती थी घरों में, और जब पतन हुआ तो बिल्कुल पतन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है, और एक लंबी श्रृंखला है। अतीत में भी हम झांकेंगे तो और भी चाहे हैं। चंद्रा स्वामी जी की बात करें या फिर अनेक लोग हैं जो इस तरह से आगे बढ़े हैं। 2 कुंडलियां और राष्ट्राध्यक्षों की दुनिया के बची हुई, जल्दी जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं उनकी तरफ भी। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रांस के जो एमिनल मैक्रो हैं, प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, 21/12/1977 का जन्म है, 10:40 सुबह। कैसे देखते हैं आप, इनकी क्या भूमिका होगी, और फ्रांस और भारत के संबंध, एक छोटी सी टिप्पणी इस पर भी जल्दी से जी। मैक्रो साहब जो हैं एक चमत्कारी व्यक्तित्व के धनी है। ओह वाह, क्योंकि इनकी लग्न मीन है जी, जल तत्व वाले हैं, जी ये कुछ भी सोच सकते हैं, अच्छा भी सोच सकते हैं, बुरा भी सोचते हैं। वर्तमान परिदृश्य में आप देखा जाए तो 29 मार्च से इनकी मेष राशि में शनि की साढ़े साथी का शुभारंभ होने जा रहा है जी। यह एक बहुत अच्छे मित्र होने के साथ में भारत के मित्र भी अच्छे हैं, जो पुतिन के भी बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। अच्छा जी जी, ये शनि की साढ़े साथी जी के टाइम में, क्योंकि शनि इनका व्ययस है जी, एंड 12th हाउस का लॉर्ड है जी, ये इनके यश को खंडित कर सकता है। जी, जो इनकी इमेज बनी है, ये दूसरे में नेपोलियन बोनापार्ट बनने की स्थिति में है। ओहो जी, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट की जी फौज जब जी रशिया में गई, जी, 6 लाख की फौज लेके गए थे जी, नेपोलियन बोनापार्ट, और जब लौटे तो 50,000 बचे थे, बाकी सब खत्म हो गए। ओहो, और वाटरलू के मैदान में हारे वो, और उसके बाद जीवन पर्यंत वो जेल में रहे और वहीं मर गए। 6 साल रहे वहाँ, वो मर गए।
जी जी हो सकता है कि इनकी गति वैसी होने की स्थिति बन जाए। जी 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 क्योंकि इनका व्यय शनि है और शनि की 19 मार्च से लगने वाली जी, है। तो कुछ उल्टे पुल्टे निर्णय कर सकते हैं, उल्टे पुल्टे निर्णय हो सकते हैं। ये जी जी देश और राष्ट्र के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्याओं को एक हाँ, नया हाँ। समस्याओं के नए सृजनहार बन सकते हैं। बन सकते हैं। चलिए अब ब्रिटेन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी कुंडली देख लेते हैं कि उनकी कुंडली क्या कहानी कह रही है। तो ये केयर स्टार्मर है, प्राइम मिनिस्टर यूके के, 2/9/1962 का जन्म है। टाइम पता नहीं है, पहले से उनकी जगह जो प्लेस है वो साउथ वॉर्क लंदन है। क्या कहती है इनकी कुंडली? जी इनकी कुंडली का आप देखिए कि ये कन्या लग्न है इनकी। जी एक्चुअली में इनकी कुंडली टाइम ना होने के कारण इनकी चंद्र कुंडली बनाई गई है। जी चंद्र कुंडली में कोई अंतर नहीं, चंद्र कुंडली बनी इनकी। मगर हम उसमें देखें कि चंद्र राशि भी है इनकी, यानी कन्या राशि है। चंद्रमा जो है वो कन्या राशि 6 अंक में बैठा है ना, कन्या राशि है। कन्या राशि के लिए 29 मार्च से 18 मई का समय बहुत कष्टदायी रहेगा। और शनि चूंकि 6ठे भाव का स्वामी है, जो रोग का स्वामी है, शत्रु का स्वामी, न्यायालय का स्वामी है, हो सकता है इनको अपदस्थ करा दिया जाए इंग्लैंड के सत्ता सिंहासन से। जी 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 क्योंकि इनकी भूमिका मैक्रो के साथ सबसे ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ जी हाँ जी। और ऐसी स्थिति में इनको दिक्कत भी आ सकती है। आप सोचिए कि विश्व पर राज्य करने वाला इंग्लैंड आज किन परिस्थितियों में है कि उसके पास 70,000 तो सेना है, वहां भेज के क्या करेगा? एक नए वाटरलू का सृजनहार तो नहीं बनने रहा। जी जी जी। और चुनौती ये भी है कि भारत ने ही उसको अपदस्थ किया है, उस ब्रिटेन को जिसने भारत पर एक समय रूल किया। और ये कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता, उसको अस्त करके उसको हटाकर हमने 5वां दुनिया की अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल किया है। और अब हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ। बहुत अच्छा लगा भट्ट साहब, हालांकि बहुत सारे विषय हैं और बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर आपसे चर्चा करनी है। तो पहले तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि एक श्रृंखला आपके साथ हम शुरू करें जी। और इसके लिए मुझे सागर आना पड़ेगा। जी जी, क्योंकि आपका बहुत कम आगमन होता है। जी जी। तो मैं प्रयास करूँगा कि मैं सागर आकर आपसे कई सारे अलग अलग विषयों पर, क्योंकि ज्योतिष को लेकर भी जो तमाम भ्रांतियाँ हैं, जो तमाम चीज़ें, और 64 साल आपका एक रिसर्चर के तौर पर मैं देखता हूँ कि ज्योतिष का अनुभव है। बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। तो ये थे अद्भुत ज्योतिषाचार्य, और सिर्फ ज्योतिषाचार्य नहीं, लाइफ गुरु हैं वो। दर्शन पर उनकी इतनी गहरी पकड़ है कि मैं आपसे शब्दों में शेयर नहीं कर सकता, चूँकि मैं उनके साथ, और एक अध्यात्म वेदता के तौर पर भी मैं उनको देखता हूँ, जो जिंदगी के राग को 85 वर्ष की उम्र में भी बहुत शक्ति से गुनगुनाते हैं, गाते हैं, और अपने काम में तल्लीन रहते हैं, मशगूल रहते हैं। और बड़ी ख्याति है इनकी देश विदेश, मध्य प्रदेश, तमाम तरफ। अब चूँकि उम्र भी है और अपने क्षेत्र से प्यार भी है, तो ये ट्रैवल उतना नहीं करते, नहीं तो मुझे लगता है कि इनकी योग्यता का डंका आज किस रूप में और कैसे बजता हम कल्पना नहीं कर सकते। हम कोशिश करेंगे कि भट्ट साहब की इस विद्वता से जुड़े और ज्योतिष से जुड़े एपिसोड आपके लिए लेकर आते रहें। फिलहाल दीजिए हमको इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।